beautiful feeling in the world. हेलो, मेरा नाम है मनीष सानी। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट ऑन फिल्मी सफ़र। फिल्मी सफ़र में हम बेसिकली क्या करेंगे, बस कुछ फिल्में हम क्रिटिक करेंगे। मैं शायद क्रिटिक करूंगा क्योंकि मैं इस वक्त बात कर रहा हूं। फिल्में हम उस तरीके की करेंगे जो हमें थोड़ी बहुत कंट्रोवर्शियल शायद लगे, जिनमें there are topics that have affected all of us in many ways, in some not so many ways. आज जिस फिल्म की हम बात करेंगे वो है लाल सिंह चड्ढा। बहुत लोगों ने, मुझे लगता है, ये फिल्म देखी नहीं। बहुत सी कंट्रोवर्सी आई थी इस फिल्म के बारे में। मैंने फाइनली जब नेटफ्लिक्स पे आई मैंने देखी। मैं एक बहुत बड़ा फिल्म बफ हूँ। मैंने खुद भी अपना कोशिश करी थी एक टाइम ज़माने में, बचपन में, फिल्मों में खेलने की। तो हर फिल्म मैं जितनी देखने की कोशिश कर सकता हूँ मैं देखना चाहता हूँ और मैं देखता हूँ। पर लाल सिंह चड्ढा होते हुए मैं फिर भी थिएटर में नहीं गया और मैंने नहीं देखी फिल्म, क्योंकि इसके पीछे जिस तरीके की कंट्रोवर्सी निकली थी उससे थोड़ा सा इफेक्ट मुझे भी हुआ था। आई एम एट हार्ट एन इंडियन, बोर्न कैनेडियन, बट एट हार्ट वेरी मच एन इंडियन। तो ऑब्वियसली कुछ इफेक्ट हुआ था, तो मैंने देखी नहीं थी। पर फिर मैंने देखी और जब मैंने देखी मुझे असर हुआ। मुझे ऐसा असर हुआ कि मैंने कहा कि नहीं, मैं इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। मैं लोगों तक इसकी आवाज़ थोड़ी सी पहुँचाना चाहता हूँ। और इसी की एक छोटी सी झलकी, एक ट्रेलर, अब मैं चाहूँगा कि आप खुद देखें और फिर इसके बारे में हम थोड़ी सी गपशप करें। ट्रेलर देखिए। आई होप यू एंजॉयड दैट लिटिल स्निपेट ऑफ लाल सिंह चड्ढा। छोटा सा ट्रेलर था जिससे आपको एक अंदाज़ा, आइडिया हो गया था कि ये फिल्म जो थी एक कॉपी थी। कॉपी मतलब राइट्स खरीदे गए थे, किसी ने जानबूझ के कॉपी नहीं करी। फॉरेस्ट गंप की अमेरिकन फिल्म, जिसमें टॉम हैंक्स ने ये कैरेक्टर प्ले किया था, जिसमें आमिर खान ने इस फिल्म में प्ले किया। जब हमने फॉरेस्ट गंप देखी थी, बहुतों ने देखी थी, चाहे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे यूके में हो, चाहे कनाडा में हो, यूएस में, सब ने वो फिल्म बहुत देखी थी और बहुत सराहा था, सब ने पसंद करी थी। पर वही फिल्म जब हमारे देश में, हमारी लैंग्वेज में आई, तो अचानक से एक क्रिटिसिज्म सा पैदा हो गया और बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं, बड़ी अच्छी फिल्म नहीं है, नहीं देखनी, ये नहीं। थिएटर से मैंने लोगों को बाहर आते हुए भी देखा, विदाउट इट बीइंग, लेट्स से, अ कंट्रोवर्सी बेस्ड ऑन रेस ऑफ द मेन लीड एक्टर, व्हिच इज समथिंग आई विल गेट टू शॉर्टली। फिर भी लोगों ने उस टाइम पे उसकी अप्रिसिएशन उस तरीके से, मुझे लगता है, देखी नहीं। और इंडिया में जो लोग रहते हैं, मैं थोड़ा बहुत उनकी इमोशन समझ सकता हूँ, क्योंकि जो इस फिल्म में दिखाया गया है, जिस तरीके से दिखाया गया, एक जर्नी दिखाई गई है, जनरेशनल जर्नी, हिस्टोरिक मोमेंटस मोमेंट्स इन इंडिया जो हुए, उसकी जर्नी दिखाई गई है। इसमें बेसिकली डिस्क्राइब किया गया है प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की असैसिनेशन। अब किस तरीके से उन्होंने इस एक इतने बड़े इवेंट को, जो दुनिया भर में एक मोमेंटस डे, मोमेंटस मोमेंट बन गया था, जो इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन पॉलिटिकल स्टैंडिंग में काफ़ी बदलाव आ गया था, इसके बाद आज तक आई डोंट थिंक देयर इज मच ऑफ अ चेंज दैट वाज ब्रॉट इन एट दैट टाइम। तो कैसे वो दिखाया गया और कैसे वो जर्नी जैसे चलती गई, वैसे और ऐसे सेगमेंट्स निकलते गए, जिसमें जो चीज़ें कई बार हमारी जनरेशन, जैसे जो यहाँ पैदा हुई, पली बड़ी हुई नॉर्थ अमेरिका में, यूके में, यूरोप में, उनके पेरेंट्स को शायद अच्छी तरह शायद पता होगा कि ये चीज़ें हुई हैं, बट बच्चों को शायद नहीं पता होगा, क्योंकि जो यहाँ बड़े हुए हैं उनको अंदाज़ा इतना नहीं है। सुना था, बट जो इम्पैक्ट्स हुए उस टाइम पे, किस तरीके से वहाँ के लोगों ने उस चीज़ को लिया और कैसे लोगों पे अफेक्ट हुआ, उसका अंदाज़ा नहीं हो सकता। उसका अंदाज़ा आपको सिर्फ एक्सपीरियंस से हो सकता है, अगर आप वहाँ थे। As a child, I can remember I was in New Delhi visiting during the 84 riots, and it was a disaster. मैं उस फिल्म में एक और सेगमेंट भी आप देखेंगे, जब वो 84 के राइट्स और उसके जो इफेक्ट्स हुए थे, रिलीजन चाहे जो भी हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, वायलेंस और फियर और डर के तरीके से किसी को कहीं रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती और किसी को रहना भी नहीं चाहिए और किसी को ये डर पैदा भी नहीं करना चाहिए किसी के अंदर। पर ये डर पैदा हुआ था और इसकी वजह से जो उसके रिजल्ट्स हुए थे, तो अगर आपने ये सीन थोड़ा सा देखा होगा और समझा होगा कि कैसे एक माँ सिर्फ नॉर्मली कहीं जा रही होती है, अचानक से देखती है कि ये हो रहा है, और अचानक से कैसे उसका रिफ्लेक्स रिएक्ट करता है कि उसको क्या करना चाहिए। और ये हर कल्चर में, मेरे ख्याल है दुनिया में जगह जगह में किसी न किसी तरीके से इस तरह की इंसिडेंट्स which are considered violent
एंड हॉरिबल हैव हैपेंड, और ये नहीं होनी चाहिए ऑब्वियसली, पर कब कहाँ कैसे हुई अगर हम ये देखेंगे नहीं तो हम सीखेंगे कैसे कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इस सेगमेंट में एक माँ का इमोशन और एक माँ की ताकत अपने बच्चे के लिए, और कैसे उस बच्चे को उस टाइम पे सहलाना कि वो पैनिक ना हो, ताकि जो उसके साथ हो रहा है वो फिर भी अडेप्ट कर सके उस चीज़ को। और इसमें सिंप्लिसिटी एक बच्चे की ही हो सकती है, क्योंकि बच्चा जो है वो एक इनोसेंट होता है। मैं आज अपने कॉलीग से यहाँ पे शो पे बात कर रहा था इससे पहले ही कि अगर आपके सामने एक बच्चा आपको एक बात बताएगा और एक एडल्ट एक सेम बात बताएगा, आप बच्चे का ये सोचोगे कि बच्चा इनोसेंस से कह रहा है, उसको पता है शायद नहीं पता, बट वो एक इनोसेंस तरीके से कह रहा है। एक अडल्ट जो अगर आपको कहेगा, आप सोचोगे कहीं ना कहीं या तो थोड़ी मोटिवेशन है या तो कोई एक्सपेक्टेशन है। तो ऐसे ही हमारा कैरेक्टर जो इस फिल्म में है, प्रीटी मच पूरी फिल्म में एक बच्चा ही रहा है, क्योंकि वो बच्चा रहा है और बच्चे के एक इमोशन की तरह उन्होंने अपने आप को डिस्प्ले किया, अपनी कहानियाँ बताई हैं, दिखाई हैं, उससे एक बिलीवेबिलिटी आ जाती है फिर उसके अंदर। मगर अगर यही कैरेक्टर अगर शातिर होता, पूरा शाहरुख खान या सलमान खान की तरह डूड की तरह होता और ये कहानी बताता, तो वो कहानी उस तरीके से हमें समझ नहीं आती। तभी ये जब फिल्म मैंने देखी और मैं जब देखने लग गया तो फिर मैं रुक नहीं सका। शुरू में मुझे भी लगा, एक दो सीन मैंने जब स्टार्ट किया मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसे बात कर रहा है, क्योंकि मेरे को ये मज़ा नहीं आ रहा। बट जो कंटेंट उसके अंदर जो मेरे को एक सीख मिली, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ India also as a country that I went to school and I grew up in for a little while also, which I have a great passion and love for. I got to even see segments of the impact of the things that even when I was there, but I didn't get to see those impacts. So that is why the movie moves in a very interesting fashion that gives me and gives a lot of the people from back home an understanding and a relatability to it. बट ऑफकोर्स जो नहीं गए हैं, जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने नहीं पढ़ा, उनके लिए तो फिर एक एजुकेशन हो जाती है। और हमारी हेरिटेज और हमारी हिस्ट्री या हमारी कंट्रीज़ जिससे हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं, बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से कि हमें जानना चाहिए। क्योंकि जब जो हमारी कंट्री, हमारे बैकग्राउंड, हमारे हेरिटेज के नहीं होते, वो भी हमसे पूछते हैं हमारे बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, हमारे हिस्ट्री के बारे में। और इस चीज़ की नॉलेज ऑब्वियसली मेरे हिसाब से ज़रूरी है। ऑफ कोर्स माय व्यू इज़ माइन, एंड तभी मेरे व्यूज़ को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए और किसी चीज़ के ऊपर क्वेश्चनेबिलिटी करने के लिए और अपनी राय भेजने के लिए प्लीज़ हमें ईमेल करें। ईमेल एड्रेस नीचे चल रहा है बार बार, आप प्लीज़ वहाँ से उठाएं और हमें ईमेल करें। फील फ्री टू ईमेल अस एट एनी टाइम। यू कैन ईमेल मी डायरेक्टली मनीष एंड I'd be happy to respond back to you, because I know this is a very emotional kind of a topic as well with regards to the scenes that I have shown you and the ones that I'm discussing. It's not that I'm bringing a lot of joy and happiness probably through the show to you right now, but I am trying to bring something that I found that was uniquely created, but then kept aside, not for the purpose of what it was, but for what it displayed in the beginning. So from that perspective, I wanted to discuss this first. There are amazingly happy moments in this film. There's amazing periods of joy where you see so much pride, and you see so much love, and you see affection, and you see love in a simple way. करीना कपूर ने जो कैरेक्टर इस फिल्म में प्ले किया है वो रॉबिन राइट का कैरेक्टर है बेसिकली, जो फॉरेस्ट गंप फिल्म थी। Kareena Kapoor, I think, did a fantastic job. She did a really good job in terms of displaying who she was and how she had to display her emotions to someone that she loved. अब टॉपिक प्यार पे आ जाता, क्योंकि हिंदी फिल्में हो चाहे इंग्लिश फिल्में हो चाहे कोई भी कहानियाँ हो, प्यार तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक होता है और प्यार सबसे अच्छा टॉपिक भी होता है इस फिल्म में। तो प्यार के कुछ मोमेंट्स इस फिल्म में मैं छोटे क्लिपिंग्स आपको दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पे बड़े प्यार से हमारे कैरेक्टर ने अपनी हीरोइन से पूछा कि तू मेरे नाल ब्याह कर ले। तो कुछ सीन्स हैं छोटे छोटे से जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़े से प्यार भरे। सो प्लीज़ वॉच दीज सीन्स एंड आई विल सी यू राइट बैक हियर। तो कैसा लगा? अब ब्याह कर लेते उसके साथ? प्रॉब्लम नहीं, बेचारे ने कोशिश बहुत करी, उसका मन भी साफ था, उसने हर तरीके से। बट प्यार हर इंसान को किसी ना किसी चीज़ या किसी ना किसी के साथ हो ही जाता है। हमारी जो फीमेल लीड कैरेक्टर थी इसमें, उसको प्यार सबसे ज़्यादा पैसे से था, उसको तरक्की चाहिए थी, उसको पैसा चाहिए था, क्योंकि
जिस तरीके से उसका बचपन गुजरा। जो जब आप फिल्म देखेंगे आप समझेंगे कि बहुत लोग इस दौर से गुजर चुके हैं, और उस दौर में जब आपके सामने ऐसा चैलेंज आ जाता है कि आपको प्यार चुनना है कि आपको अपना करियर या पैसा चुनना है, उसमें से आप किसको चुनेंगे? मैं ये सवाल आपसे भी करता हूँ। जब आपको मौका मिले, अगर मौका मिले, प्लीज़ हमें ईमेल करके बताएं कि आप किसको चुनेंगे। आप प्यार को चुनेंगे, क्या आप पैसे को या तरक्की को चुनेंगे? आज की डेट में दोनों बहुत ज़रूरी हैं, पैसा और तरक्की भी ज़रूरी है, और मेरे हिसाब से प्यार तो हमेशा ही ज़रूरी रहा है। पर प्यार, एक इस फिल्म में ये भी चीज़ दिखाई है कि प्यार भी किस तरीके से दिखाया गया है, बताया गया है, और कैसे फिल्म की कहानी के साथ ही जुड़ गया है कि एक अलग से बिल्कुल कहानी नहीं बनी थी इसकी इस फिल्म के साथ ही कहानी जुड़ी, हमारे कैरेक्टर के साथ ही जुड़ी हुई है। हमारे कैरेक्टर को जो मेरे ख्याल है एक दिल का इमोशन है जो हर इंसान में होता है, आप चाहे जैसे जैसे आप अपने आप को डिस्प्ले करो, आपके साथ जितनी एबिलिटी हो या डिसेबिलिटी हो, पर वो दिल जो आपका है, जब वो दिल धड़कता है और वो किस तरीके से आप उसको आगे डिस्क्राइब करते हो, इस फिल्म में हमारे कैरेक्टर ने वो अपने हिसाब से जितना वो कर सकते थे वो किया। ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से तो हर लड़की शाहरुख खान से ही प्यार करना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से मेरे कहते हैं शाहरुख खान एक किसी भी हसीना से प्यार करता है, ऐसे कोई नहीं करता। तो इस फिल्म में वो प्यार भी दिखाया गया, वो शाहरुख खान वाला प्यार भी दिखाया गया। आप देखेंगे तो आप समझेंगे। इसमें एक बड़ी सी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है जिसमें उसकी एक छोटी सी झलकी मैं चाहूँगा कि आप देखें, जहाँ पे हमारा कैरेक्टर जो सब कुछ से कर रहा है, जो अपनी पूरी कहानी बता रहा है, उस कहानी में उस कैरेक्टर ने जो प्यार का एक सिंबल बन चुका है आज हमारे एक हिंदी सिनेमा में, बाएं ऐसे फैलाना हीरो ने कि बस सिर्फ हीरोइन नहीं, दुनिया जहान की मोहब्बत उसकी बाहों में आ जाए। ये एक सीन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सीन ज़रा देखिए और वापस आइए। ये देखा क्लिप आपने? कोई एक शख्सियत ऐसी आपने देखी जिसको आप पहचानते हो, जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आता है और एक दिल में धड़कन सी जगा देता है? या तो इसी तरीके से एक फिक्शनल पाथ में इन्होंने ये कैरेक्टर्स जो हैं, चाहे ऑफ कोर्स वो कितनी सच्चाई होगी, क्योंकि वो कैरेक्टर ही सच्चा नहीं है तो ऑब्वियसली वो चीज़ भी सच्ची नहीं है, पर जब आपको एक एक्सपीरियंस तो हो जाता है कि ये एक वो कैरेक्टर था जो आज दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है शाहरुख खान, कि वो दिल्ली से था, कि वो दिल्ली की छतों पे अपने दोस्तों के साथ नाचता था। ये चीज़ वैसे तो आप नहीं जान पाओगे, पर उस कैरेक्टर को, उस इंसान को आप जानते हो, तो कैसे उन्होंने ये एक ब्लेंडिंग भी डाली। इससे क्या हुआ, जब वो सीन आया, जब वो कैरेक्टर आया, तो वही प्यार जाग उठा, DDLJ जाग उठा, कुछ कुछ होता है जाग उठा, सब कुछ हो। And that is the beauty of it. That's how they brought some love into it in a segment of a story. क्योंकि प्यार के बगैर तो हमारी कोई भी फिल्म या कोई भी कहानी जुड़ नहीं सकती, ना ही शुरू हो सकती है, ना ही ख़त्म हो सकती है। तो इस सेगमेंट से एक प्यार, रोमांस की एक फीलिंग भी साथ में इस फिल्म में आई, एंड इट वाज अ नाइस सरप्राइज। आई वाज प्रीटी सरप्राइज्ड। मैंने जब पहले देखा, मुझे 2 बार देखना पड़ा। मैंने कहा ये बट वो ट्रू है, क्योंकि मैं भी दिल्ली में उस टाइम पे ही था। मैं जानता तो नहीं था शाहरुख खान साहब को, पर मैंने सुना है कि दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी में कहाँ वो रहते थे और कैसे उनके लाइफस्टाइल थे जैसे दिल्ली के लड़के थे। सो इट वाज वेरी, फॉर मी इट वाज अ लिटिल बिट काइंड ऑफ डेजा वू। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट। सो वही मैं कह रहा हूँ, जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको ये कोई ना कोई सीन्स, कोई ना कोई सेगमेंट्स ऐसे नज़र आएंगे जिसके साथ आप एक रिलेट टाइप की चीज़ करेंगे, चाहे आपके लिए होपफुली वो एक अच्छी मेमोरी हो, बुरी मेमोरी ना हो, पर एक रिलेटेबिलिटी ज़रूर आपको मिल जाएगी जब आप देखेंगे फिल्म। तो अब हम जाते हैं एक सीन इस फिल्म में जो मेरे लिए, आई फाउंड इट वेरी पेट्रियोटिक, एट द सेम टाइम वेरी रियलिस्टिकली कॉमिक, विच इज़ व्हेन आवर कैरेक्टर जॉइन्स द मिलिट्री। वो आर्मी ज्वाइन करते हैं, और आर्मी ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि उनका कैरेक्टर इस तरीके का कि उन्होंने, वो ही इज़ अ स्पंज, आप जो बोलो वो ऑब्जॉर्व करेंगे, उसका रिटर्न आपको देंगे। इज़ लाइक द ATM मशीन, कार्ड डाला, जो आप एंटर करोगे वही निकलेगा, सिर्फ वही निकलेगा, उससे ज़्यादा ना, उससे ना कम ना ज़्यादा। तो इस फिल्म के अंदर जो मिलिट्री की रिक्रूटमेंट है, जो उनके कुछ सीन्स हैं जब उनकी ट्रेनिंग होती है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और उनके कमांडर इन चीफ का जो रिएक्शन होता है वो भी आप देखिए। ये कुछ सीन्स देख के आइए, फिर हम मिलते हैं। तो ये देखा आपने सीन
कैसी थोड़ी मिलिट्री है, थोड़ी कॉमेडी है, और कैसे एक इसी सेगमेंट के थ्रू एक और कैरेक्टर जुड़ गया और एक और कहानी शुरू होती है यहाँ से। जब आप ये फिल्म देखेंगे और जो हमारे कैरेक्टर के साथ में एक दोस्त जो उसका बनता है, जब वो आपने जो सीन आपने देखा जिसमें वो बस में चढ़ रहा है अपना पहले एंट्री करने के लिए, फौज में जाने के लिए, जो उसके साथ एक दोस्त बनता है, जो उसका कैरेक्टर बनता है, वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आगे जाके बनती है। अब जब आप फिल्म देखेंगे, होपफुली यू विल कनेक्ट द डॉट्स। जब उनका जो दोस्त होता है, जो उनके दोस्त की एक एस्पिरेशन होती है, जो उनके दोस्त के अंदर एक जज्बा होता है कुछ करने का, जो वो करना चाहते हैं। अब वो करना क्या चाहते हैं, ये आप फिल्म जब देखेंगे आपको समझेगा। बट थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वो कच्चे बनान बनाते हैं, उनका टोटल पैशन होता है कच्चे बनान बनाना। उनकी जनरेशन यही करती रही थी। नाउ कनेक्टिंग द डॉट्स, द फन पार्ट विल बी जब आप इस फिल्म की जो मेन लीड कैरेक्टर हैं, जो उनका कैरेक्टर इस फिल्म में है, जो नाम है उनका, और जो बिजनेस उनका दोस्त शुरू करना चाहता है, उनकी डॉट्स कनेक्ट करके बड़ा एक इंटरेस्टिंग आपको एक रियलाइजेशन मिलेगा। बट इससे क्या होता है, एक सेगमेंट आपको समझ में आएगा कि एक दोस्ती जो सिंप्लिसिटी से शुरू हुई और सिंप्लिसिटी के साथ ही चलती रही, उससे कितना फायदा सबको हुआ जो उस सिचुएशन में या उस सिनेरियो में इन्वॉल्व हो गए थे, क्योंकि इंटेंशन साफ थी। इन लाइफ इंटेंट इज एवरीथिंग, आई बिलीव, एंड ऑल्सो आई हैव सीन इस फिल्म में यही दिखाया कि हमारे कैरेक्टर की इंटेंशन, जो नीयत है, वो बिल्कुल साफ है। वो कैरेक्टर सिर्फ जिस इंसान की जैसे मदद करना चाहता है वो करना चाहता है, और वो करता है। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि लोगों की मदद करना बगैर किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखना, उसका रिजल्ट क्या होता है। और लाइफ में हमने जिन जिन लोगों को भी देखा है जिन्होंने आगे कॉज के लिए, फ्रीडम के लिए लड़े हैं, उनके साथ दुनिया जुड़ी है, और दुनिया को वो शायद छोड़ के चले गए हों, पर दुनिया उनको कभी भूलती नहीं है। तो एक वो एलिमेंट जो इस फिल्म में हमने देखा, जो मैंने देखा, मैं चाहता था कि मैं आपके साथ एक डिस्क्राइब करूं, क्योंकि इंटेंशन इज अ बिग पार्ट ऑफ दिस फिल्म, दैट यू विल सी दैट इंसान की इंटेंशन के साथ ही उनकी जर्नी आगे चलती रहती है, और वो इंटेंशन जो हमारे अंदर होती है वही हम आगे कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उसका फिर रिजल्ट क्या होता है वो हम देखते हैं। तो आप ज़रूर देखिए लाल सिंह चड्ढा। वॉच द इंटायर फिल्म इफ़ यू कैन। यू माइट हैव टू वॉच इट ट्वाइस, पॉसिबली और पॉसिबली नॉट, बट आप ज़रूर इस फिल्म के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा पाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा देखेंगे जो आपको अपने घर की, अपनी फैमिली की, अपने किसी रिश्ते की याद दिलाएगा, और उसी से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, आंखों में शायद आंसू आएंगे। पर एक जर्नी जो आप ज्वाइन करेंगे, जो एक जर्नी बनाई गई है इस फिल्म के साथ, उसमें आपको मेरे हिसाब से मज़ा तो थोड़ा बहुत आएगा, पर फिल्म ज़रूर देखिएगा। तो ये तो होगी फिल्म की बात, फिल्म की एंटरटेनमेंट की बात, फिल्म के मैसेजेस की बात। अब हम बात करेंगे फिल्म लोगों ने क्यों नहीं देखी, इसकी कंट्रोवर्सी क्या थी, क्या हुआ क्या था। हम मिलते हैं थोड़ी सी देर ब्रेक के बाद, और इसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे। थैंक यू सो मच, वेलकम बैक। सो जब आपको छोड़ने से पहले मैंने ये बात करी थी कि हमने फिल्म की एंटरटेनमेंट और उसके सेगमेंट्स के बारे में तो बात कर ली। अब हम बात करेंगे इसकी कंट्रोवर्सी की। ये फिल्म क्यों नहीं चली, ये फिल्म बैन क्यों होने लग गई थी, ये इस फिल्म के ऊपर लोगों ने कोर्ट केसेस क्यों करे कि ये फिल्म ना लगे। क्योंकि मैंने जब नेटफ्लिक्स पे देखी, मैंने तो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं देखी जिसकी वजह से मुझे लगे कि इस फिल्म के ऊपर एक बैन होना चाहिए या कोर्ट केसेस होने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, कुछ फिल्में बनती हैं जो अच्छी होती हैं, कुछ फिल्में होती हैं जो लोगों को नहीं पसंद आती। आई अंडरस्टैंड दैट, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट। बट इसके ऊपर बैन्स लगना, बार बार आर्टिकल्स आना, बॉयकॉट की कॉन्वर्सेशंस होना कि फिल्में बॉयकॉट हो रही हैं, और एक बॉयकॉट का दौर शुरू हो रहा था बॉलीवुड में, और लाल सिंह चड्ढा वाज वन ऑफ द फर्स्ट वंस आई थिंक दैट गॉट कॉट इन दैट होल बॉयकॉट ट्रेंड। और उसकी वजह से जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि फिल्म जब मैंने जैसे आपको अभी शो में थोड़ी सी दिखाई, और जब आप देखेंगे भी, आपको ऐसा कुछ मेरे हिसाब से तो नज़र नहीं आएगा जो बॉयकॉट वर्दी हो या कोर्ट केसेस में जाने के वर्दी हो। आजकल जो इंडिया में हवा है, जहाँ तक मुझे सुनने को आ रहा है, अनफॉर्चुनेटली आई हैवंट बीन बैक इन अ लॉन्ग टाइम, आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग सून, पर जो न्यूज़पेपर से और जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहती है, उससे हवा तो ऐसी आती है कि दिस वाज मोर अ पॉलिटिकल
move against the film and the film's actor, producer Amir Khan particularly. एक movement सी इंडिया में हो रही है, which is not understandable to me. Entertainment is entertainment. फिल्में बनती हैं, टीवी शोज बनते हैं, और इन लोगों को इतना पैसा खर्च इसलिए होता है ताकि हम घर बैठ के अपनी दुनिया को भूल के इस दुनिया में घुस जाएं, अपनी फिक्रें, अपनी परेशानियां, अपने सेल फोन्स या कुछ हर किसी चीज़ को साइड में रख के इस दुनिया में घुस जाएं. इस वजह से ये मेहनत होती है, और इस मेहनत का तभी एक reimbursement या you can say income level that they make is high simply because they take you somewhere else into another world, जहाँ पे सिर्फ आप उनके साथ होते हो, आप उन कैरेक्टर्स के साथ होते हो, आप उस सिचुएशन में होते हो. अब परेशानी से दुनिया को या आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वहाँ से निकालने के लिए आपको ये फिल्में और ये एंटरटेनमेंट इकट्ठी होती है. अब ये तभी मुझे इस बात का समझ नहीं आया कि एक प्रोडक्ट, एक ऐसी चीज़, और स्पेशली एक ऐसा फिल्म मेकर जो एक सक्सेसफुल फिल्म मेकर हर तरीके से रहा है, जिसने फिल्में बनाई हैं मैसेजेस के साथ. दंगल वॉज अ फैंटास्टिक फिल्म. सो मैनी फिल्म्स दैट हैव बीन मेड बाय दिस पर्टिकुलर एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैव बीन with good moral code and with a message with them. Again, this was a film with a good moral code and a message with it. But boycott क्यों हुई? इसके पीछे कौन से ये political scenarios हैं जो ऐसी फिल्मों को आगे ऐसा ना हो, हम इस चीज़ का खुलासा कर सकें और सेम टाइम पे अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि ऐसी चीज़ें, और हम उस चीज़ के साथ उसको सपोर्ट ना करें. क्योंकि जब इंसान मेहनत करता है, कुछ बनाता है, कुछ करता है, और उसकी नीयत, उसकी इंटेंशन यही होती है कि वो आपको खुश करे, आपको एंटरटेन करे, और आप, जैसे मैंने पहले कहा, अपनी दुनिया को भूल के इनकी दुनिया में आ जाएं थोड़ी देर के लिए. अब उसके लिए उस इंसान को, उन चीज़ों को, उन लोगों को जो इतनी मेहनत करते हैं, उनको बॉयकॉट करना, ये तो सही नहीं है. दिस इज़ रॉन्ग. ऑन व्हाट बेसिस? मेरा क्वेश्चन इस बात पे होता है, और शायद मेरे व्यूअर्स जो, अगर कोई होगा जो देख रहे हैं, अगर आपके पास इस बात का जवाब हो और इस बात की और जानकारी हो, प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें. हमारा ईमेल एड्रेस नीचे बार आप देखेंगे, पकड़ सकते हैं तो, और प्लीज़ सेंड अस एन ईमेल एंड लेट अस नो. आई वुड रियली लाइक टू हियर फ्रॉम यू दैट व्हाई डू यू बिलीव any entertainment which is created for entertainment and has been validated and verified. मैं ये नहीं कह रहा कि जो चीज़ इंसान एक एंटरटेनमेंट के लिए बनाता है, हर चीज़ को स्क्रीन पे बगैर देखे, बगैर सुने डाल देनी चाहिए. नहीं, ऑफ कोर्स हमारे यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और बाउंड्रीज़ हैं, जो चीज़ें हम दिखा सकते हैं और नहीं दिखा सकते, ऑफ कोर्स. पर उन चीज़ों के दायरे में रह के, विद इन स्टेइंग दोज बाउंड्रीज, इफ़ वी आर एबल टू प्रेजेंट समथिंग एंड गिव समथिंग टू द ऑडियंस, तो उसको रोकने का मकसद मुझे समझ नहीं आता. तो प्लीज़, अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो और इस बात का आप मुझे नॉलेज देना चाहें, तो आई वुड बी रियली अप्रिशिएटिव ऑफ यू सेंडिंग मी समथिंग विद रिगार्ड्स टू दिस. And on that note, I will definitely like to thank you for this evening. I would definitely like to thank you for watching, and I would definitely like to ask you to watch all kinds of entertainment. Watch TV, watch songs, watch movies. You'll get lost in them, and that's where you want to be. You want to be lost. मैं बचपन से अमिताभ बच्चन की फिल्में देखता आ रहा हूँ, and my next segment, my next show, when we do get an opportunity to meet with you all again, I would love to do it on Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan has been a big influence in my life in terms of a character, a person that I saw growing up from a very young age and continuing to now watching him, even being a grown man with white hair on my face. He's had an impact on the industry and on so many people that are, I would say, they would call Generation X or Y, not Y, I guess X, or maybe even below X. I'm not too sure. I'm not very familiar with those terms, but I would guess again, then say, anywhere people within the ranges of 30 to 45, I guess, are going to have a little bit of an affiliation. And of course, the older generation will have even more an affiliation with Mr. Bachchan. And I would love to do a show on Mr. Bachchan and share my thoughts and views with you guys and get your views on him and the films that he has done and the messages that we have seen in his films. So for next time, thank you so much. My name is Manish Sani, and I look forward to you joining me on Filmy Safar again. It's the most beautiful feeling